वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कार सुनसान सड़क की वीरानी को चीरती हुई तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। आशिर रात होने से पहले मंजिल पर पहुंचने के लिए बेताब था। गाड़ी चलाते हुए भी अपनी नई किताब की कहानी के बारे में सोच रहा था। वो इस बार कुछ नया करना चाहता था और अपने चाहने वालों को जो उसकी कहानियों का इंतज़ार करते कोई चौंका देने वाली कहानी देना चाहता था। समाजी और ख़ानदानी प्रॉब्लम्स और लव ट्रायंगल जैसे घिसे पिटे टॉपिक में अब कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। वो अपने आप को एक राइटर के तौर पर नए और डिफरेंट टॉपिक के साथ भी मनवाने के लिए कोशिश कर रहा था। काफ़ी दिन सोचने के बाद भी उसे ऐसा कोई टॉपिक ना मिल सका जिस पर वो चौंका देने वाली कोई कहानी लिख सकता। आखिरकार एक दोस्त ने उसको सलाह दी कि तुम मेरे दुनियापुर वाले फार्म हाउस पर जाके कुछ दिन ठहरते क्यों नहीं। इससे क्या होगा? आशिर ने पूछा। तो दोस्त ने कहा कि मेरे वालिद ने रिटायरमेंट के बाद आबादी से दूर ये फार्म हाउस बड़े शौक से बनवाया था कि अब ज़्यादातर वक्त वहीं शहरी आबादी से दूर गुजारेंगे। पर कुछ दिन वहाँ रुकने के बाद कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगीं कि मेरे वालिद को ना चाहते हुए भी फार्म हाउस को ताला लगाकर वापस लौटना पड़ा। और अब वो पिछले 8 महीनों से बंद पड़ा है और अब्बा किसी ग्राहक के इंतज़ार में हैं कि फार्म हाउस कुछ कम पैसों पर ही बिक जाए तो सारी रकम डूबने से बच जाए। एक नौकर महीने में 1 या 2 दफ़ा जाके वहाँ की सफाई कराता है बस। पर ऐसा भी क्या हो गया था वहाँ? आशिर ने सिगरेट एश ट्रे में बुझाते हुए दिलचस्पी से पूछा। बस यार, असल में उस फार्म हाउस के साथ ही एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है। बाद में जब खोजबीन की तो पता चला कि उस फार्म हाउस की ज़मीन का पिछला मालिक जो था उसके बाप दादा ने आधा कब्रिस्तान गिरा करके उसकी ज़मीन अपनी ज़मीन के टुकड़े के साथ शामिल कर ली थी, जो कि अब हमारे फार्म हाउस के नीचे है। पूरी उम्मीद यही है कि उस कब्रिस्तान की ज़मीन की वजह से ही फार्म हाउस पे भी सुपरनेचुरल चीज़ों के साए मंडलाते रहते हैं। इंटरेस्टिंग। आशिक धीरे से मुस्कुरा के बोला। उसको ऐसा लगा जैसे कहानी की तरफ पहला कदम उठ गया है। मैं आज शाम को ही रवाना हो जाऊंगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अशर ने पूछा। नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जाते हुए घर से फार्म हाउस की चाबी ले जाना, लेकिन एक बात सुन लो कि वो जगह सेफ नहीं है। मेरा मशवरा यही है कि किसी को साथ लेकर जाना, चाहे अपने स्टाफ के ही 2-3 लोग हों, उनको ले जाओ। दोस्त बोला। अरे नहीं यार, मुझे किसी किस्म की कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। मैं अकेला ही जाऊंगा और मुझे यकीन है कि 1-2 दिन में ही मुझे कोई अच्छा कंटेंट कहानी के लिए मिल ही जाएगा। अशर कॉन्फिडेंस से बोला। शाम की चाय के बाद अशर ने गाड़ी निकाली और दोस्त के घर से फार्म हाउस की चाबी ली और उसके बताए हुए पते पर फार्म हाउस की तरफ रवाना हुआ। गाड़ी को दौड़ाते हुए 2 घंटे बीत चुके थे और फार्म हाउस बस अब करीब ही था। शहर और आबादी वाले इलाके पीछे छूट चुके थे और बस इस इलाके में बसने वाले किसानों के इक्का दुक्का खस्ता हाल घर और खाना बदोशों की झोपड़ियां नज़र आ जाती थीं। 40 मिनट और गाड़ी चलाने के बाद अशर अब पथरीली सड़क पर था और हरे भरे ज़मीनों में खूबसूरत लेकिन माहौल की उदासी और रहस्य में घिरा फार्म हाउस नज़र आ रहा था। अशर ने चाबी से मेन गेट खोला और गाड़ी लेकर अंदर दाखिल हो गया। फार्म हाउस के चारों तरफ बहुत हरा भरा लॉन था, जो कि देखभाल ना होने और बंद रहने की वजह से उजाड़ नजर आ रहा था। लॉन के बीच में पुरानी तर्ज पर बने 4 कमरे थे और सामने बरामदा था। सहूलत यानी सुविधा की हर चीज़ मौजूद थी। अंधेरा अभी पूरी तरह से नहीं फैला था, इसलिए अशर ने फार्म हाउस के आसपास का जायज़ा लेने का फैसला किया और लॉन का चक्कर लगाने लगा। लॉन की पिछली साइड दीवार से एक दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता था। अशर ने जंग लगी कुंडी को घुमा घुमा कर मुश्किल से खोला
اور دروازے کو دھکا دیا تو دروازہ باہر کی طرف کھل گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اشر کو دھکا لگا۔ سامنے اجاڑ جنگلی گھاس، برسوں پرانے رہسیمئی پیڑ اور جھاڑیوں میں گھری بہت سی پرانی ٹوٹی پھوٹی قبریں تھیں۔ اشر سمجھ گیا کہ یہی وہ قبرستان ہے جس کا ذکر اس کے دوست نے کیا تھا۔ اس قبرستان کی ویرانی اور ٹوٹ پھوٹ کو دیکھ کر اشر کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ فارم ہاؤس کے رہائشی حصے یعنی رہنے والے حصے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کیا اور ایک بیڈ روم اسے کافی اچھا لگا۔ اس نے اپنا سامان رکھا اور بیگ سے کھانے پینے کا سامان اور اپنی من پسند کافی کا ڈبہ نکالا اور گرم گرم کافی بنا کر صوفے پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گیا۔ اس کا سونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ رات وہ جاگ کر اس جگہ کی ویرانی اور رہس سے بھری خاموشی کو محسوس کرنا چاہتا تھا کہ شاید اسے اپنی اسٹوری کے لیے کوئی پلاٹ سوچ جائے۔ رات دھیرے دھیرے گہری ہو رہی تھی۔ فارم ہاؤس کی خاموشی اور اکیلے پن کو اندھیرے اور وحشت بھری خاموشی نے جیسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ آس پاس شہری علاقے والی ہلچل یا ٹریفک کا شور تو تھا نہیں، بس کچھ دیر کے بعد دور کسی نہ کسی جنگلی جانور کی آواز خاموشی کو چیرتی ہوئی فضاؤں میں گونج جاتی اور اشر چونک جاتا۔ آدھی رات سے کچھ ہی پہلے اشر صوفے پر لیٹا کھڑکی سے باہر پیڑوں پر چھائی ویرانی کو دیکھ کر سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک اسے گھر کے اندر سے ایک عجیب و غریب سی آواز آئی۔ وہ چونک گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی تیز تیز کسی چیز کو بار بار پڑھ رہا ہو اور کوئی چلا یا عمل کر رہا ہو۔ ورڈ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، بس ایک عورت کی آواز تھی جو کچھ عجیب و غریب لینگویج میں پڑھ رہی تھی۔ اشر نے اپنے ہوش قابو میں کیے اور دبے قدموں سے باہر نکلا۔ پڑھنے کی آواز لگاتار آ رہی تھی اور فارم ہاؤس کی گہری خاموشی اور اندھیرے میں عجیب سی وحشت طاری ہو رہی تھی۔ اشر پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ آواز کا پیچھا کرتے ہوئے دبے قدموں سے آگے بڑھا اور پھر گھر کا ایک کونا دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور زندگی میں پہلی دفعہ اس نے اپنے آپ کو اتنا ڈرا ہوا محسوس کیا۔ گھر کے ایک کونے میں ایک عورت دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی تھی اور تیز تیز الفاظ میں اپنے کاندھے ہلاتے ہوئے کچھ پڑھ رہی تھی۔ اشر وہ منظر دیکھ کر جیسے اپنی جگہ پہ جم گیا تھا اور پھر اچانک اس عورت کی گردن پوری طرح سے پیچھے کی طرف گھوم گئی اور اس نے وحشت ناک نظروں سے اشر کی طرف دیکھا اور پھر کسی چوپائے کی طرح اپنے ہاتھوں کے بل دھیرے دھیرے اشر کی طرف بڑھنے لگی۔ اشر خوف اور حیرت سے کانپ رہا تھا اور پھر اچانک اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پیچھے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ جائے تو کہاں جائے، کوئی جگہ سیف نہیں لگ رہی تھی۔ جب وہ عورت رینگتی ہوئی اور قریب آئی تو اشر بغیر سوچے سمجھے دروازہ کھول کر باہر لان میں نکل گیا کہ شاید وہ بھوت گھر کے اندر تک ہی سیمت ہو۔ باہر کالی سیاہ رات اور خاموشی اشر کا ڈر اور بڑھا رہی تھی اور وہ بدحواسی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اب کس طرف جائے کہ اچانک اسے ایسا لگا جیسے اس کے قریب ہی کوئی عورت کی آواز میں دھیرے دھیرے ہنس رہا ہو اور ہنسی میں شیطانی ڈراؤنا پن حاوی تھا۔ اشر نے اپنے ساتھ والے پیڑ کے اوپر نظر دوڑائی تو ڈر سے اس کے ہوش اڑ گئے۔ پیڑ کی ایک ڈال پر وہی عورت لٹکی شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے اپنی انگارہ جیسی آنکھوں سے اشر کو دیکھ رہی تھی۔ اشر اس کے بھیانک چہرے اور آنکھوں کی تاب نہ لا سکا اور ایک طرف دوڑنے لگا۔ سامنے کی دیوار میں اسے دروازہ نظر آیا اور وہ جلدی سے دروازہ کھول کر باہر کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بھاگنے کے بعد وہ ہانپتے ہوئے رکا۔ سخت سردی میں بھی وہ پسینے سے پوری طرح بھیگ چکا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا
तो वो औरत नज़र नहीं आई। तो उसे कुछ इत्मीनान हुआ। सांस बहाल हुई तो उसने आसपास नज़र दौड़ाई तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो भागते हुए उसी कब्रिस्तान के अंदर पहुंच चुका था। उसे ऐसा लगा जैसे जानबूझकर उसे धकेल कर यहाँ पहुंचाया गया हो। वो अपनी जगह पर जमा खड़ा अपने दाएं बाएं टूटी हुई कब्रों को देख रहा था। उसे कदम उठाते हुए भी डर लग रहा था कि हल्की सी सरसराहट भी कोई नई मुसीबत लेकर ना आ जाए। उसने अपने पीछे कब्रिस्तान का बाकी हिस्सा देखा तो एक और अजीब हौलनाक मंजर उसकी आंखों के इंतजार में था। उसने देखा कि बहुत सी कफन में लिपटी लाशें अपनी अपनी कब्रों से बाहर हवा में मंडला रही हैं। उनके कफन रस्सियों के साथ उनके जिस्मों पे बांध दिए गए थे। खौफ की वजह से अशर को ये लग रहा था जैसे ये रात उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात हो। वो किसी तरह अपनी गाड़ी तक पहुंचना चाहता था ताकि जितनी जल्दी हो सके इस जगह से दूर जा सके। उसने धीरे धीरे उल्टे कदम पीछे की तरफ चलना शुरू किया। अभी 2 कदम ही चला था कि तीसरे कदम पे वो किसी चीज़ से टकराया और पीछे की तरफ किसी गड्ढे में गिरता चला गया। फिर उसका जिस्म किसी लकड़ी के तख्ते से टकराया और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ना जाने कितनी देर बाद उसकी आंख खुली तो वो सीधा लेटा हुआ था और उसके चारों तरफ अंधेरे की वजह से उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो कहाँ है। उसने उठने के लिए अपना सर उठाया तो उसका सर किसी चीज़ से टकराकर वापस नीचे आ पड़ा। फिर हाथों से टटोलने पर उसे ये भयानक राज पता चला कि वो किसी ताबूत में कैद हो चुका है और वो गड्ढा जिसमें वो गिरा था शायद कोई कब्र थी। खौफ और बेबसी की ऐसी लहर आशर के जिस्म में दौड़ी कि उसे अब अपनी मौत यकीनी नजर आने लगी। ये सोचकर उसका दिल लरस गया और आंखें भीग गईं कि मौत तो बेशक एक दिन आनी ही है, पर खुदाया ऐसी हौलनाक मौत। यहाँ तो मैं खौफ से पल पल दम घुटने से ना जाने कितनी देर तक तड़पता रहूँगा। आशर की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी फिल्म की तरह चल गई। उसे अपने दोस्त, रिश्तेदार और अपने माँ बाप की याद इस शिद्दत से आई कि उसने अपनी जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने और हिम्मत ना हारने का फैसला किया। काफ़ी देर उस ताबूत में लेटा मदद के लिए चिल्लाता रहा, पर उसकी आवाज़ वहीं उसी ताबूत में घुटकर मर जाती। फिर उसने पूरी ताकत से ताबूत के तख्ते को हाथों से ऊपर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद फिर एक करिश्मा हुआ और आशर का हाथ ताबूत के तख्ते को तोड़ता हुआ ताबूत से बाहर निकल गया। उसने अपने हाथ से मिट्टी हटाई और ताबूत को पूरी ताकत से खोल दिया। बाहर की ताज़ा हवा उसके चेहरे पर पड़ी। उसने कुछ लंबे लंबे सांस लिए और खुदा का शुक्र अदा किया। उसने अपनी जेबें टटोली तो खुशकिस्मती से गाड़ी की चाबी उसकी जेब में ही थी। उसने सोचा, इसका मतलब है मुझे गाड़ी की चाबी के लिए फार्म हाउस के अंदर कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं। बस किसी तरह से गाड़ी तक पहुंच जाऊं तो इस जहन्नुम से भी निकल जाऊंगा। उसने बगैर वक्त बर्बाद किए लॉन के दरवाजे से अंदर दाखिल होकर गाड़ी की तरफ दौड़ लगा दी। जैसे ही उसका रुख, उसका डायरेक्शन गाड़ी की तरफ हुआ तो उसके पीछे दिल खराश औरत की चीखें आने लगीं। लेकिन आशर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और गाड़ी में दाखिल होकर गाड़ी बाहरी गेट की तरफ दौड़ा दी। वो चीखें लगातार उसका पीछा करती रहीं और ऊंची से और ऊंची होती रहीं, पर आशर ने बगैर रुके पूरी स्पीड से गाड़ी लकड़ी के बने बाहरी गेट से टकरा दी और गेट तोड़ता हुआ फार्म हाउस से बाहर निकल गया और गाड़ी की स्पीड बढ़ाता चला गया। गाड़ी पथरीली सड़कों पर दौड़ती हुई उस वीराने को पीछे छोड़ती चली गई। आशर ने स्पीड कम नहीं होने दी और थोड़ी ही देर में शहरी इलाके में दाखिल हो गया। सुबह का उजाला भी फैल रहा था। अब आशर के चेहरे पर इत्मीनान था। थोड़ी ही देर में उसने गाड़ी अपने दोस्त के घर के सामने जाकर रोक दी। दिन चढ़ चुका था। उसका दोस्त बाहर आया, आशर की हालत देखी और हैरानी से कहा, आशर तुम?
इतनी सुबह सुबह? तुम तो फार्म हाउस पे कुछ दिन रुकने वाले थे और ये क्या हालत बना रखी है। आशर उसको देखकर मुस्कुराया और बोला, रुकने की ना ज़रूरत थी ना हिम्मत मेरे दोस्त, पर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मेरी कहानी मिल गई है। जब तुम्हारा नौकर फार्म हाउस सफाई के लिए जाए तो मेरा कुछ सामान वहाँ बेडरूम में रह गया है, वो मंगवा लेना। और गाड़ी निकालते हुए मेन गेट मुझसे टूट गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अपने वालिद साहब को कहना कि मेन गेट मरम्मत करवाने के बाद जितनी जल्दी हो सके उस फार्म हाउस को बेच दें। इतना कहकर आशर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और उसका दोस्त उसे हैरानी से खड़ा जाते हुए देखता रहा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।